हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल को लेकर जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ का ये हमारा छठा मॉक टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर हम एग्ज़ाम से पहले 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। हर एक जो मॉक टेस्ट होगा हमारा वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का होगा। अगर आप इन मॉक टेस्ट के अंदर 25 में से 18 से 22 के बीच में अगर क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, विच मीन्स एग्जाम में भी आप 18 से 20 तक क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो एग्जाम से पहले ये सीरीज आपका एक रियल टेस्ट होने वाली है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एंड कहाँ पर आपको मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पूरी सीरीज को प्रॉपर अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करिएगा। 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। एसएससी सीजीएल जीएस को लेकर मैंने आपको मास्टर वीडियो सीरीज भी दे रखी है। अगर आपने उस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आपको पढ़ाया है। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करें। अगर वो सीरीज आपने नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखें, तो आप सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो भी आपका स्कोर रहता है 25 जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही यहाँ पर हम स्कोर लेके चलेंगे। तो जो भी आप फाइनल स्कोर करते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित थी? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो जस्टिस फातिमा बीवी भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। उनकी नियुक्ति 1989 में हुई थी और वो केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी। उनका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो केरला में हुई थी और वे केरला हाई कोर्ट की जज भी रह चुकी हैं। बाद में उन्हें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य और तमिलनाडु के राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। यहाँ पर केरल राज्य से संबंधित थी, ए आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा है? ऑप्शन है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड केरल या छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये भारत का पहला और दुनिया का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा। इसने वर्ष 2015 में अपनी सभी ऑपरेशंस को 100% सोलर एनर्जी पर शिफ्ट कर लिया था। इसी कारण से इसे यूनाइटेड नेशंस चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यहाँ पर कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड केरल, सी आंसर। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? 4, 5, 6 या फिर 7? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी स्थापना जो हुई थी 2016 में हुई थी और इसका मुख्य काम ये होता है कि रेपो रेट और जो अन्य मौद्रिक नीतियां होती है उनका निर्धारण करना। इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं, इसमें गवर्नर भी शामिल होते हैं, और 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। एमपीसी की बैठकें आमतौर पर हर 2 महीने में होती हैं और इसका निर्णय महंगाई, ब्याज दरें और आर्थिक स्थिरता पर सीधा प्रभाव डालता है। तो कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, सी आंसर। 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र किस प्रकार के वन का समर्थन करते हैं? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? ऑप्शन है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर बी ऑप्शन है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या डी ऑप्शन है वेट मानसून फॉरेस्ट, अर्ध मानसूनी वन। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों के पेड़ साल भर हरे रहते हैं क्योंकि ये लीव्स एक साथ नहीं गिराते हैं, पत्तियां जो होती है उनको एक साथ नहीं गिराते हैं। भारत में ऐसे वन पश्चिम घाट जो है, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सी आंसर। आदिवासी साहित्य संस्था ने कोकबोरोक भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की। यह भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा या फिर त्रिपुरा?
तो कोकबोरोक लैंग्वेज जो है त्रिपुरा की बोरोक जनजाति की मातृभाषा है। इस भाषा को 1979 में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया और अब इसके लिए संवैधानिक दर्जे की मांग हो रही है, इसीलिए सुर्खियों में है। किस राज्य में बोली जाती है? त्रिपुरा में। डी आंसर। साल 2024 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ए ऑप्शन है कैटालिन कैरिको और डू विस्मैन को। बी ऑप्शन है जॉन जे हॉफील्ड या जॉफ्री ई हिल्टन। सी ऑप्शन है डेविड जूलियस, दिमित्री मुराटोव और डेविड मैकमिलन। या फिर डी ऑप्शन है पियरे अगोस्तिनी, फेरेंस क्रॉस या एन लुई लिए। तो 2024 का फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ए हिल्टन को। 2024 का जो नोबेल प्राइज रहा फिजिक्स में, वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उनके फाउंडेशनल कार्य के लिए दिया गया। उनकी खोजों ने आज के मॉडर्न एआई सिस्टम की नींव रखी है। यहाँ पर बी आंसर। यहाँ पर दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन लें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, उसके लिए स्पेशल पैकेज हमने लॉन्च किया आपके लिए, जिसमें हमने आपको 10,000 जीएस के वन लाइनर दिए हैं, मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड करिए, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक दिए। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं एसएससी के 2023, 2022, 2024, इन सब ईयर का हमने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए हैं, लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर दिया है इस पैकेज में, मैराथन पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करी है। ये सारा 350 रुपये के आसपास की प्राइसिंग होती है, जो कि आपको सिर्फ स्पेशल ऑफर में 49 रुपीज़ में मिल रही है। तो इस पैकेज को लेंगे, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके नॉलेज को ना सिर्फ अपग्रेड करेगा, बल्कि एग्जाम में आपके स्कोर को भी 40 से 50% तक सीधा बूस्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, बल्कि आपके सिलेक्शन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है। तो अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा, सारंगी, घातम या सरोद? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम ये 5 से 10 बार एग्जाम में पूछ लिया होगा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। पंडित राम नारायण भारत के पहले ऐसे सारंगी वादक थे जिन्होंने इस वाद्य यंत्र को सोलो मंच पर लोकप्रिय बनाया है। उनका जन्म उदयपुर राजस्थान में हुआ। उन्हें 1976 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2005 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। उनका योगदान भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत ही ऐतिहासिक है। किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी। बी आंसर। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब और हरियाणा राज्यों के निर्माण की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन है धार कमीशन, दास कमीशन, शाह कमीशन या महाजन कमीशन। तो 1966 में जस्टिस जेसी शाह के नेतृत्व में बनी शाह कमीशन ने यह सुझाव दिया कि पंजाब राज्य को लिविंगस्टिक बेसिस मतलब भाषाई आधार पर 2 भागों में बांट दिया जाए, पंजाब और हरियाणा, पंजाबी स्पीकिंग पंजाब एंड हिंदी स्पीकिंग हरियाणा। इसके तहत चंडीगढ़ को 2 राज्यों की साझा राजधानी और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो यहाँ पर शाह कमीशन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 214 डिग्री फ़ारेनहाइट या 208 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो करेक्ट आंसर है इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामान्य वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यही वह तापमान है जिस पर पानी उबलता है। यहाँ पर बी आंसर। हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, जयश्री वेंकटेशन या वंदना शिवा? तो कौन बनी है? जयश्री वेंकटेशन पहली भारतीय बनी है जिन्हें वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में रामसर अवार्ड दिया गया है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए काम करती हैं। जयश्री जी ने सस्टेनेबल यूज और संरक्षण पर बहुत ही अहम योगदान दिया है, इसीलिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सी आंसर।
निम्नलिखित कैबिनेट समितियों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी या पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। तो करेक्ट आंसर है इसका पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। भारत में ज्यादातर कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी राजनीतिक मामले, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी आर्थिक मामले, अपॉइंटमेंट्स कमेटी नियुक्तियां। लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की अध्यक्षता आमतौर पर डिफेंस मिनिस्टर करते हैं, रक्षा मंत्री करते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर। अगला आता है दिलजीत दोसांझ के मौजूदा विश्व दौरे का नाम क्या है? द जोश टूर, दिलजीत लाइव, दिल लुमिनाटी टूर या फिर पंजाब दे रंग। तो दिलजीत दोसांझ जो कि पंजाबी म्यूजिक और फिल्मों में सुपरस्टार हैं, उन्होंने 2024 में एक ग्लोबल टूर शुरू किया है जिसका नाम है दिल लुमिनाटी टूर। इस टूर में भारत के अलावा कनाडा, यूएस, यूके इन देशों में कॉन्सर्ट शो हो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, दिल लुमिनाटी टूर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। लोकल स्टॉर्म्स स्थानीय तूफान, एरिया वेयर दे ब्लो क्षेत्र है जहां पर वो चलते हैं। सारे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। मैंग्रोव शावर केरल और तटीय कर्नाटक, ब्लॉसम शावर केरल और आसपास के क्षेत्र, नॉरवेस्टर बंगाल और असम या लू उत्तरी मैदान पंजाब से बिहार तक। इन कथनों में से हमको सही युग्म पहचानना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स इन सभी की। तो ये सभी भारत में प्री मानसून लोकल विंड्स हैं, मानसून से पहले की स्थानीय हवाएं हैं। मैंग्रोव शावर की बात करें तो आम पकाने वाली वर्षा होती है, केरल और तटीय कर्नाटक में होती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ब्लॉसम शावर की बात करें तो फूल खिलाने वाली वर्षा होती है, कॉफी क्षेत्र में केरल के आसपास हमको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। नॉरवेस्टर की बात करें तो बंगाल में काल बैसाखी बंगाल और असम में देखने को मिलती है। लू की बात करें तो गर्म और सूखी हवाएं होती है, उत्तर भारत में पंजाब से बिहार तक चलती हैं। तो चारों पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला है चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या फिर लद्दाख। तो सिलक्यारा टनल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये 4 धाम जो महामार्ग परियोजना है उसका हिस्सा है। 2023 में यहाँ पर 41 मजदूर जो है वो सुरंग में फंस गए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। उनका सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। तो सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में चाय निर्यातक देशों में भारत किस स्थान पर आए? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे स्थान पर। तो इंडिया 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर बन गया है। पहले ये स्थान श्रीलंका के पास था, लेकिन अब भारत ने उसे पीछे छोड़ दिया है। केन्या पहले स्थान पर बना हुआ है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें उसके अनुसार भारत ने 2024 में लगभग 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर सेकंड बी आंसर। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर BR कंबोज, थावरचंद गहलोत, चौधरी चरण सिंह या राजमाता विजयराजे सिंधिया। तो करेक्ट आंसर है इसका प्रोफेसर BR कंबोज। BR कंबोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उन्हें 2024 का MS स्वामीनाथन अवार्ड कृषि के क्षेत्र में जो उच्च योगदान हेतु पुरस्कार दिया जाता है वो प्रदान किया गया है। पुरस्कार उन्हें वन हेल्थ वन वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। उनके योगदान की बात करें तो एजुकेशन, रिसर्च, टेक डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर साइंस एक्सटेंशन में उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। तो प्रोफेसर BR कंबोज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। गोरसाम कोरा उत्सव प्रतिवर्ष भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर मेघालय। तो गोरसाम कोरा फेस्टिवल एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। हर साल अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के गोरसाम चर्टोन मतलब स्तूप में मनाया जाता है। इस चर्टोन का निर्माण 13वीं शताब्दी में लामा लोपसांग ग्यामतसो ने करवाया था। अरुणाचल प्रदेश का एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। अरुणाचल प्रदेश बी आंसर। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद GDP के संबंध में
बेस ईयर आधार वर्ष से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन दे रखे हमको। चालू वित्त वर्ष से ठीक पहले का वर्ष, एक नए दशक का प्रारंभिक वर्ष, वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए किया जा रहा है, या फिर वह वर्ष जिसका सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान वर्ष के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी ऑफ द करंट ईयर। तो चलिए करेक्ट आंसर निकालते हैं। देखिए, बेस ईयर वह वर्ष होता है जिसकी कीमतों का उपयोग करके हम रियल जीडीपी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि इन्फ्लेशन महंगाई के असर को हटाकर केवल वास्तविक आर्थिक वृद्धि को मापना। इसीलिए इसे कांस्टेंट प्राइस जीडीपी, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन देखिए, वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए किया जा रहा है। सी आंसर। भारत के संविधान में संशोधन किसके माध्यम से किया जा सकता है? 3 स्टेटमेंट दे रखें। संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से और आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन से। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन 3 तरीके से हो सकता है। सिंपल मेजॉरिटी कुछ सामान्य विषयों पर, स्पेशल मेजॉरिटी जैसे फंडामेंटल राइट्स, एंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन जैसे कि यूनियन स्टेट रिलेशन। आर्टिकल 368 इसके लिए प्रोविजन करता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। राम सहाय पांडे जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? पॉलिटिक्स, फोक डांस, जर्नलिज्म या साइंस? तो राम सहाय पांडे जो कि लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे, उनका मुख्य योगदान राई डांस, मध्य प्रदेश का जो पारंपरिक नृत्य है, उसमें रहा है। एग्जाम में पूछा सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उन्हें 2022 में पद्मश्री भी दिया गया था। उनके जन्म की बात करें और उनके योगदान की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ा रहा है, फोक डांस से संबंधित थे। नेक्स्ट है, कौन सा देश भूमध्य सागर और काला सागर, ब्लैक सी दोनों की सीमा पर स्थित है? ग्रीस, टर्की, बुल्गारिया या इजिप्ट? तो टर्की जो है दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी सीमाएं मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर और ब्लैक सी दोनों से लगती हैं। ये जियोपॉलिटिकल दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूरोप और एशिया को जोड़ता है। तो टर्की यहाँ पर करेक्ट होगा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या विजयनगर साम्राज्य? तो विरूपाक्ष टेम्पल कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। इसका विस्तार विजयनगर एम्पायर के समय हुआ। देवराज द्वितीय के नायक लक्कन दंडेशा ने इसका बड़ा हिस्सा बनवाया था और कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने गोपुरम और हॉल को और भी भव्य बनाया। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के समय हुआ था। डी आंसर। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? 1884, 1748, 1784 या 1848? तो सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था भारत और एशिया के इतिहास, विज्ञान, कला और साहित्य मतलब लिटरेचर का अध्ययन करना। तो 1784 सी आंसर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हमको सागर दे रखे हैं और दूसरी तरफ हमको दे रखा है बॉर्डरिंग कंट्री, सीमावर्ती देश। देखिए, बाल्टिक सागर स्वीडन, लाल सागर मिस्र मतलब इजिप्ट, कैस्पियन सागर अफगानिस्तान और भूमध्य सागर स्पेन। तो देखिए, पहला ऑप्शन देखेंगे बाल्टिक सी, इसके तट पर स्वीडन स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। लाल सागर रेड सी की बात करेंगे तो इजिप्ट से सटा है, बिल्कुल सही है। कैस्पियन सी की बात करें तो अफगानिस्तान से नहीं लगता है ये, तो मतलब तीसरा वाला जो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है, युग्म दे रखा है, ये करेक्ट नहीं है। मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर के किनारे स्पेन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर 1, 2, 4 ये युग्म सही होंगे। तो सी आंसर। भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम क्या है? अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, नरेंद्र सेतु या द्वारिका सेतु? तो सुदर्शन सेतु जो है फरवरी 2024 में द्वारका गुजरात में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। ये ओखा से बेत द्वारका को जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है, तार से लटकता पुल है।
पहले इसका नाम सिग्नेचर ब्रिज था, फिर आगे चलकर इसका नाम परिवर्तित हुआ, सुदर्शन सेतु रखा गया। बी आंसर। तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। जो भी आपका स्कोर रहा है इस टेस्ट के अंदर, 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने सही करें उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एंड जितने क्वेश्चन आपने गलत करें उसकी 0.5 की माइनस मार्किंग होगी। उसके हिसाब से आपका जो भी फाइनल स्कोर हो रहा है वो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा अपना स्कोर, जिससे कि धीरे धीरे आप मेहनत करके अच्छे स्कोर तक पहुंच पाओ। तो ये था हमारा छठा टेस्ट। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा एंड जहाँ पर आपकी गलती हो रही है वो पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही लगातार अच्छे से मेहनत करते रहो। एसएससी सीजीएल को लेकर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है कोर्स वो, और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर कर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 5 मंथ की वैलिडिटी है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फाउंडेशन कोर्स वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे तो कोर्स बाय अक्षय सर है फोल्डर, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।